नमस्कार। आज की कहानी है लखनवी अंदाज, जो कि कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने सामंती वर्ग व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। सामंती वर्ग व्यवस्था का मतलब जो लोग अपने आप को समाज में उच्च मानते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि वास्तविकता से वे बेखबर होते हैं और बनावटी जीवन शैली का पालन करते हैं। आज के भी कई लोग देखा देखी ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे लगता हो कि वो इस धरती के है ही नहीं, उनकी संस्कृति यहाँ की है ही नहीं। तो आइए आज हम पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज, और इनके लेखक परिचय को जान लीजिए। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हो गई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार। यथार्थवादी का मतलब जो वास्तविकता में जीता हो, ऐसे रचनाकार हैं ये। इन्होंने समाज में विषमता, गरीबी, ऊंच नीच, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ मुखर रूप से लिखा है। इनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका एक उपन्यास झूठा सच, जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी ये जो झूठा सच है, यशपाल जी द्वारा लिखित उपन्यास है। जब भारत विभाजन हुआ था ना, गदर पिक्चर आपने देखा होगा, कितने मार काट हुए थे, उसी पर ये लिखा है। इसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात अन्य उपन्यास हैं इनके। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। वो नॉर्मल भाषा में लिखते हैं। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो ये अभी आपने देखा लेखक परिचय। तो आइए लखनवी अंदाज को ध्यान से सुनिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यानी जो ट्रेन था वो चलने को तैयार था, और वो क्या कर रहा था? सीटी मार रहा था। ट्रेन जो है वो सीटी मार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते थे। कहने का अर्थ है, जब आप, अभी की बात नहीं हो रही, उस समय फर्स्ट क्लास में अंग्रेज लोग चला करते थे, और सेकेंड क्लास में आम आदमी। तो सेकेंड क्लास मान के चलिए स्लीपर क्लास, तो दाम तो अधिक लगेगा ना। लेखक को दूर तो नहीं जाना था, बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं था, लेकिन भीड़ से बचकर एकांक में या एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सके, इसके लिए उन्होंने सेकेंड क्लास टिकट ले लिया। ज्यादा दूर तो जाना नहीं था, फिर भी उन्होंने ले लिया स्लीपर का। गाड़ी छूट रही थी। जब वो पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी, यानी गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कहने का मतलब, एक डब्बा खाली था लेकिन इनका बोगी नहीं था, तो वो उसमें दौड़ करके चढ़ गए। तो डिब्बा देखा तो जितना सोचे थे उतना निर्जन नहीं था कि सोचे थे पूरा खाली ये मिलेगा, ऐसा नहीं था, लोग थे। तो फिर अपने जगह पर ये गए। वहां पर देखते हैं कि एक लखनऊ का नवाब आदमी, लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ होता है, ठीक है। तो वहां पर एक सज्जन थे जो सफेद पोश, यानी कि श्वेत श्वेत कपड़ा जैसे नेता लोग पहनते वैसा
पहने पालथी मारकर बैठे थे अपने सीट पर और सामने दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। ये देखिए सफेद पोश, मान लीजिए कि ये है यशपाल जी लेखक साहब और ये है सफेद पोश एक लखनऊ के नवाबी आदमी, और ये आराम से पालथी मारकर अपने सीट पर बैठे हुए हैं। सामने क्या रखा हुआ है? बालम खीरा। ये आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर है ये बालम खीरे की, जो कि पेड़ पर फलता है। ये एक औषधि होती है, ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए वो पालथी मारकर बैठे थे, सामने दो बालम खीरा रखा हुआ था, और खीरा भी क्या, ताजे चिकने, बहुत सुंदर लग रहा था। और किस पर रखा हुआ था? तो तौलिए पर रखा हुआ था। यानी जो रखने, देखिए किताब रखा हुआ है ना, यहाँ देखिए, ये तो मैं तस्वीर ऐसे लगाया हूँ, जो रखने वाला होता है उसमें तौलिया बिछा हुआ था और तौलिए पर दो ठो खीरा रखा हुआ था। इतना बात समझ गया आप? और सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए थे। तभी अचानक से लेखक साहब वहां पहुंच जाते हैं। तो वो अभी क्या थे कि अभी अकेले बैठे थे और अभी लेखक साहब आकर के बैठ गए। तो इनको बड़ा दुख हुआ, भाई हमरा जो एकांत था आपने भंग कर दिया। लेकिन वो बोले कुछ नहीं। तो लेखक साहब के दिमाग में आ रहा है कि भाई खीरा कोई बड़ा चीज है क्या? खीरा तो है नॉर्मल सा चीज, इसमें क्या है? लेकिन नवाब साहब के लिए वो खीरा मामूली नहीं था, इसलिए उन्हें संकोच हुआ। अब वो चुपचाप बगल वाली सीट पर लेखक साहब बैठ गए और ये खीरा को एकटक देखने लगे। देखते देखते वो क्या करने लगे कि सोचने लगे। कौन? ये देख रहे हैं खीरा और ये सोच रहे हैं लेखक साहब कि भाई आखिर खीरे में ऐसा क्या जो एकटक देख रहे हैं ऐसे लगातार। तो बोले जाओ यार, हमको क्या, कुछ करे वो देखे या कुछ भी करे, हमको क्या, हो सकता हम आ गए हैं तो इनको पसंद नहीं आया मेरा यहाँ पर आकर के बैठ जाना, क्योंकि सीट है तो बैठेगा ही। हो सकता है नवाब है, अकेले आराम से सफर करते होंगे ऐसा, या और इसीलिए खीरा खरीद लिए होंगे कि चलो भाई आराम से बैठ के खाएंगे हम। नवाब साहब खीरा देखने के बाद कनखियों से, मतलब तिरछी नजर से इनको देख रहे थे। ठीक है, नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की के बाहर फिर देखने लगे। यहां देखने के बाद अब खिड़की तरफ ये देखने लगे और देखते देखते अचानक से वो बोले, उफ, आधा वर्ज है, आधा वर्ज है। किसको बोले? इनको बोले। ऐसा कर रहे थे लगता है कि अभी अभी इन्होंने इसे देखा हो। पहले तो इधर उधर देखे, फिर इनसे आधा वर्ज। आधा वर्ज का मतलब होता है कि नमस्कार नमस्कार हम लोग बोलते हैं, ये उर्दू में आधा वर्ज बोला जाता है। तो फिर बोला, कौन बोले, ध्यान से सुनिएगा। नवाब साहब बोले लेखक से, खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे, ऐसे पूछा। तो नवाब साहब का अचानक से भाव परिवर्तन हुआ, अच्छा नहीं लगा। ये कोई भी, वैसे भी ट्रेन में कोई खाता नहीं है, तो ये इनको अच्छा अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो अजीब लग रहे थे, अभी कहते खीरा खाएंगे। लगता है कि मेरी शराफत को इन्होंने भांप लिया है ना। इसको देखिए, लोग क्या होते हैं कि अभी ट्रेन है तो बढ़िया है कि नहीं है, कौन है नहीं है, तो लेखक साहब सोचे कि इतना भी शराफत में रहना सही नहीं है। तो इन्होंने जवाब क्या दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, मतलब शुक्रिया, आप ही शौक पूरा कर लीजिए, मतलब आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, ऐसे बोल दिया। किसने बोला? लेखक ने। फिर नवाब साहब ने फिर एक बार खिड़की के बाहर देखना शुरू किया। पहले देखा, फिर खीरे को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, मतलब खीरा उठाया, तौलिया को झाड़ के फिर से बिछाया, सीट के नीचे से एक लोटा निकाले। ये देखिए क्या किए इन्होंने, कपड़ा झाड़ के बिछाया बढ़िया से, और झाड़ के बिछाने के बाद खीरा रखा और नीचे से एक लोटा निकाले।
और लोटा निकाला। इसके बाद उस खीरे को बढ़िया से खिड़की के बाहर धोया। धोने के बाद तौलिए से फिर पोंछा। किसको? खीरा को। और पोंछने के बाद क्या किया? छिलनी निकाला, वो चाकू वाला। चाकू से उसको छीला बढ़िया से। छीलने के बाद तीता मीठा हम लोग करते हैं। मान लीजिए खीरा होता है तो खीरा का जो डंटी होता है वहां पर काट के उसको झाग निकालते हैं, वो किया। उसको 4 टुकड़ा किया। 4 टुकड़ा करने के बाद उसमें नीम नमक में जीरा मिला हुआ था और लाल मिर्च की पुड़िया निकाला। आराम से ऐसे खीरा को पीस पीस करने के बाद गमछे पर उसमें नमक मिर्च वगैरह ये सब इसमें छिड़क दिया। और छिड़ने के बाद अब क्या करने लगे? तो लेखक को लगा अब तो खाएंगे। एकदम मुंह में पानी आ रहा है और इनका भाव भंगिमा देख रहा है कि ये खीरे को क्या करते हैं। इसके बाद ये क्या किए? अपनी असलियत पर उतर आए। उन्होंने एक बार और नवाब साहब से पूछा, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, ऐसा वैसा खीरा नहीं है, अरे एक बार लीजिए तो। ऐसे नवाब साहब ने लेखक से पूछा। नमक मिर्च छिड़क देने से ताजे खीरे में पानी छोड़ने लगा और ये पनियाती फांके देखकर मेरे में मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन एक बार मना कर दिए तो कैसे लेंगे? ये लेखक सोचने लगे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित है। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले कि अभी मन नहीं कर रहा है, और मैदा का मतलब अमाशय होता है, पेट। पेट थोड़ा कमजोर है। किबला शौक फरमाइए, आप ही खाइए, ये कहा लेखक जी ने। नवाब साहब ने नमक मिर्च से मिली हुई खीरे की फांकों को देखा और देख कर खिड़की के बाहर देखा। फिर एक लंबी सांस लिया। फिर खीरे की फांकों को उठाया और उठा करके मुंह तक ले गए और लंबा सा ऐसे सूंघा। ऐसे लंबा सा टाना, आंख बंद करके ऐसे एक सुगंध लिया और सुगंध लेने के बाद पलके मूंद ली। खाया नहीं, इस बात को याद रखिएगा। एक लंबी सांस से खींचा और खींचने मात्र से नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया और पानी का उसने ऐसे घूंट पास किया और पास करने के बाद वह खीरा खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर उसने दूसरा उठाया, एक लंबी सांस ली और फिर खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह करके उसने खीरे के चारों फांकों को, जितने भी टुकड़े किए थे, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ मुंह पोंछा, ओठ पूछ लिया और गर्व से बोला कि देखो, यह है खानदानी लोगों का खीरा खाने का तरीका, ये रईसों का तरीका है। गरीब लोग चबा चबा के खाते हैं, हम तो सूंघ के ही स्वाद ले लेते हैं। खीरा खाने में लगता कि मानो थक गए हो, इसलिए आराम से लेट गए और आराम से सिर खम कर लेना। सिर खम कर लेना का मीनिंग मैं बता देता हूं, है ना। सिर खम कर लेना मतलब सिर झुकाया और आराम से वो लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने कहा कि देखा, लेखक साहब से कहा, यही है खानदानी तहजीब, नजाकत, नफाकत। मतलब ये खानदानी तरीका है खाने का, शिष्टता है और स्वच्छता, कोमलता और बढ़िया तरीके से हम लोग ऐसा ही खाते हैं। अब संजोग की बात देखिए, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही उसका पेट भर गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी मन तृप्त हो गया हो और उसने एक लंबी ढकार भी ली। सोचिए, नवाब साहब को एक ढकार भी आया और कह दिया लेखक को देख करके कि खीरा बड़ा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। मतलब खीरा स्वादिष्ट तो बहुत होता है, लेकिन आसानी से पचता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या इसे खाते नहीं है, ये पेट पर बोझ डालता है। तभी लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। हाय हाय, क्या दृश्य है, ऐसा भी खीरा खाया जा सकता है, हमको तो पता ही नहीं था।
और लेखक जिस पर्पज से आए थे, एक नई कहानी की खोज में, उन्हें एक कहानी मिल गई। उसने उस पर कहानी लिख डाली और खीरे की सुगंध और स्वाद से कैसे पेट भरा जाता है उसने लिख डाला, और कैसे सूंघने मात्र से डकार आ जाती है। तो सोचिए कि ये कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है, लखनवी अंदाज। आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करें। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रकार की किंतु परंतु हो तो कमेंट करें। अभी मैं थ्योरी दे रहा हूँ, कुछ दिन के बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।